अब डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें जो है ना वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और सबसे शॉकिंग खबर ये आई है कि जॉन डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑफिशियल हैं जो केंट, जो कि नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के चीफ हैं, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया है। और शॉकिंगली उन्होंने ये कहा कि मैं इस वॉर को सपोर्ट नहीं करता। ये जो भी मेरे वैल्यूज हैं, स्पेशली जो मेरे मॉरल और नैतिक वैल्यूज हैं, ये उसके खिलाफ है। यहां तक उन्होंने ये कह दिया कि ये जो वॉर लड़ी जा रही है ना, ये अमेरिका के पर्सपेक्टिव से नहीं लड़ी जा रही। ये लड़ी जा रही है क्योंकि इजराइल इन्हें प्रेशर कर रहा था और स्पेशली जो इजराइल की पावरफुल अमेरिकन लॉबी है उसकी वजह से ये वॉर इनिशिएट हुई। यहां तक इन्होंने कह दिया कि ईरान तो कोई रियल डेंजर था ही नहीं, रियल थ्रेट था ही नहीं अमेरिका के लिए, और फिर भी ये वॉर लड़नी पड़ी। एंड देन इस खबर के बाद में दर्जनों मीडिया हाउसेस, चाहे से वो इंडियन मीडिया हाउसेस हों या इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस हों, वो इस न्यूज को कवर करते हुए पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, कैन नॉट सपोर्ट ईरान वॉर इन गुड कंसाइंस, टॉप ट्रंप ऑफिशियल रिजाइन। और इसी तरीके से हर जगह यही लिखा जा रहा है कि ये वॉर शुरू हुई थी क्योंकि इजराइल की तरफ से प्रेशर बनता जा रहा था। और ये सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियल कहे जा रहे हैं जिन्होंने इस वॉर के दौरान रेजिग्नेशन दिया है। अब जहां पे यूएस के ऊपर पहले से ही सवाल खड़े हो रहे थे कि ईरान ना तो आपके ऊपर अटैक करने वाला था, और जिस तरीके से सीनेट ब्रीफिंग भी चल रही थी, आपसे यही सवाल पूछा गया कि आपको क्यों लग रहा था कि ईरान आपके ऊपर अटैक करेगा, क्या आपके पास में कोई एविडेंसेस हैं? अब उन्होंने ना तो एविडेंसेस प्रस्तुत किए और ये कह दिया कि नहीं नहीं, ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, उनकी बैलिस्टिक प्रोग्राम जो है वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो हम तक पहुंच चुका है। फिर रेजिम चेंज के बारे में बात की गई। इन सारी चीजों से बस भटकाया गया, चाहे वो सीनेट ब्रीफिंग्स हो या फिर लोगों हो या फिर प्रेस हो, हर जगह यही चीज कही गई। लेकिन अब जब डोनाल्ड ट्रंप के टॉप ऑफिशियल, स्पेशली नेशनल काउंटर टेररिज्म के चीफ अगर ये बात कहते हैं तो ये मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला, और ये शॉकिंग भी है। वॉर के दौरान ऐसे रेजिग्नेशन आना और साफ साफ यही क्लेम कर देना कि इजराइल के प्रेशर में और जो इजराइल की पावरफुल अमेरिकन लॉबी है उसके प्रेशर में ये सब कुछ हो रहा है, तो सही में कहीं ना कहीं तो कोई प्रॉब्लम है। हेलो फ्यूचर लीडर्स, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपीएससी नीवान अकेडमी पे। आज जब मैंने सुबह एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने साफ साफ ये भी कहा था कि किस तरीके से जो ये कहा जाता है ना कि नेतन्याहू वेट ही कर रहे थे कि कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट आएगा जो मेरे इशारों पे, मेरी बात पे अटैक करेगा ईरान के ऊपर। और अब इनका ये जो स्टेटमेंट आया है ये साफ साफ इस चीज को प्रूव भी कर रहा है। और उस वीडियो में आपने बहुत प्यार दिखाया, क्योंकि मैं उस टाइम पे जब मैं फ्लो में था तो मैंने इमोशनली कह दिया जो भी मेरे मन से निकला कि चाहे मुझे 1000 लोग देखें, 5000 लोग देखें, मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, यही मेरा कर्मा है और यही मैं करता रहूंगा। और फिर उसके बाद में शुभम पवार हो, रियल फैक्ट हो, सुरेंद्र सिंह हो, विशाल सिंह हो, अलीशा हो, फरहान हो, सबने बहुत पॉजिटिव कमेंट दिया। शुभम ने यहां तक कहा कि मैं वैसे भी सब्सक्राइब नहीं करता आपके चैनल को, बिकॉज मैं किसी और चैनल को देखता हूं, लेकिन फिर भी इस हार्डवर्क के लिए मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करता हूं। तो होपफुली आशा करता हूं कि आगे जाके मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, और आपके कोई भी इनपुट्स हो आप हमेशा इनपुट दीजिएगा। मुझे कोई गलत भी नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी देता है, कोई बहुत अभद्र भाषा में बात करता है, तो मैं उसका पोलाइटली रिप्लाई करता हूं, बिकॉज आई थिंक कि अगर कोई गुस्से में बात करे तो उससे प्यार से बात करे तो शायद उसका गुस्सा शांत हो जाता है। क्यों लड़ाई पे लड़ाई करनी है? और देख रहे हो आप वॉर हो रही है तो किस तरीके से सिविलियंस मारे जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो है उनका ऑफिशियल रेजिग्नेशन आप देख सकते हो। जोसेफ कैन, डायरेक्टर नेशनल काउंटर टेररिज्म सेरेनम, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर, ये ऑफिशियल रेजिग्नेशन उनके द्वारा दिया गया है। इवन यहां तक जब मैं यूएस सेनेटर की बात कर रहा था कि इजराइल जो है प्रेशराइज कर रहा है अमेरिका को और ये उसी वजह से ये अटैक हुए हैं, अब मैं क्या उसके ऊपर अपनी टिप्पणियां देता, क्या मैं एनालिसिस करता, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो हमारी हैबिट है, ये हमारी आदत है, हमें ये आदत लग चुकी है और हम ऐसा करते रहेंगे। और शायद हो भी सकता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को आप पास में देखेंगे तो आपको यही देखने को मिलता है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक में भी यही किया, अफगानिस्तान में भी यही किया, और कभी भी वो सफल नहीं हुए, हमेशा वो गैम्बल था। और मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया था कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट पहले इतना इंस्टेबल हुआ नहीं करता था जितना इंस्टेबल यूरोपियन पावर्स और यूनाइटेड स्टेट्स की एंट्री के बाद में हुआ है। और मैं तो इन्हीं कहता हूं यही है जनक टेररिज्म के, राइट? अब माने या ना माने, हो सकती है पाकिस्तान बाकी सारी पावर्स इनको सपोर्ट करती होंगी, बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं के एक्शंस की वजह से मिडिल ईस्ट अनस्टेबल होता है, एंड देन उसके बाद में हमें आज टेररिज्म देखने को मिल रहा है। और जहां पे इन्होंने कह दिया कि हमारे जो एलाइज हैं इजराइल, उनकी वजह से ये सारी चीजें हमें देखने को मिली। इवन इन्होंने ट्विटर के ऊपर यानी एक्स के ऊपर भी पोस्ट किया कि मैं अब डिसाइड कर चुका हूं कि मैं अपनी रेजिग्नेशन देता हूं अपनी पोजीशन से एज अ डायरेक्टर ऑफ द नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। आज से ही हो रहा है, और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वॉर साफ साफ शुरू हुई है ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम इजराइल एंड इट्स पावरफुल अमेरिकन लॉबी। और इन्होंने कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिया रेजिग्नेशन में, जब आप देखेंगे मैं आपको अनफोल्ड करके बता रहा हूं कि क्या क्या इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि आपको यह समझ में नहीं आता कि जो मिडिल ईस्ट की वॉर होती है ना उसमें कितने अमेरिकन सोल्जर्स मारे जाते हैं, राइट? और अमेरिकन सोल्जर्स की बात क्यों, जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, मतलब लगभग 2000 का नंबर हो चुका है, ईरान की तरह से रिपोर्ट निकल के आ रही है। अब 2000 का नंबर सिर्फ उन लोगों का है, उनके ऊपर कितनी फैमिली डिपेंड करती होंगी, वो क्या काम कर रहे होंगे, क्या स्टेबिलिटी होगी, वो सब की तहस नहस हो गई। और जब ये पता चलता है कि ईरान का रियल थ्रेट था ही नहीं, और ये तो हमें भी पता था, लेकिन अब कोई ऑफिशियल ये चीज कह दे तो ऑब्वियसली बात है बहुत शॉकिंग हो जाती है, जो आपके डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो, और ऐसे डिपार्टमेंट से जो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के चीफ रह चुके हो और लगभग इनकी उम्र 45 साल। उन्होंने कहा कि इन वॉर्स की वजह से हमारा पैसा खराब होता है, हमारी एनर्जी खराब होती है, और सबसे बड़ी बात है जो ऑर्डिनरी अमेरिकंस हैं, जो अमेरिकन सिटीजंस हैं, उनको क्या फायदा होता है? अमेरिका ज्यादा हारता है एज कंपेयर टू ज्यादा फायदे के जब भी ये वॉर की थी। और इसमें इन्होंने एक पर्सनल स्टोरी बनाई। मैं आपको इनका एक इतिहास बता दूं कि ये यूएस की स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुके हैं, 11 बार इनको डिप्लॉय तैनात किया जा चुका है अलग अलग फोर्सेस में। और अगर आप जानना चाहते हैं तो यूएस आर्मी का स्पेशल फोर्स के तौर पर इनको डिप्लॉय किया गया था ईरान के अंदर भी, और इन्होंने अपनी वाइफ खोई थी जब सीरिया के अंदर 2019 में बॉम्बिंग हुई। तो ये इंसान समझता है कि एक अमेरिकन सोल्जर, कोई भी सोल्जर जब जान गवाता है, अगर उसके पीछे वैलिड रीजन हो तब बात समझ में भी आती है। बिकॉज हर एक सोल्जर यही चाहता है कि क्या मुझे वो मौका मिलेगा कि मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं, मैं शहीद हो जाऊं अगर मेरा देश वॉर लड़ रहा है, वो भी सही रीजंस के लिए। लेकिन जब आप सही रीजंस के लिए वॉर नहीं लड़ते तो आप देखिए
क्या नौबत आती होगी उन अमेरिकन सोल्जर्स पे, क्या नौबत आती होगी उनकी फैमिली के ऊपर, और अगर वो शहीद हो जाएं, वीरगति को प्राप्त हो जाएं, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती होगी। उसी चीज के बारे में उन्होंने बात की कि मेरी वाइफ भी मारी गई थी जब 2019 में सीरिया में बॉम्बिंग हुई थी। हालांकि उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि जो भी वैल्यूज थी, जो भी फॉरेन पॉलिसीज थी 2016 से 2020 के बीच में, 2024 तक मैं जब तक सहमत था, लेकिन अब 2025 में जो जून में अटैक हुए ईरान के ऊपर, उसके बाद से लेकर मैं इन पॉलिसीज के साथ में सहमत नहीं हूं और इसीलिए मैं अपना रेजिग्नेशन डालता हूं। और उन्होंने साफ-साफ ये भी गुहार लगाई, अर्ज किया ट्रंप को कि प्लीज आप रिवर्स कर दीजिए सारा का सारा जो आपने डिसीजन लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन होने वाला है। ये एक ऐसी भंवर में आ चुके हैं ना अब, जैसे वो गल्फ नेशंस हो, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो, इजराइल हो, व्हाट नॉट, ये सारे के सारे एक ऐसे भंवर में फंस चुके हैं जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बार-बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यूरोपियन एलाइज जो हैं वो आइए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कराइए, बिकॉज प्रेशर हर तरफ से बढ़ रहा है। आपके डिसीजन पे सवाल खड़े हो रहे हैं, जैसे वो सीनेट ब्रीफिंग्स हो, आपके टॉप ऑफिशियल सवाल खड़े कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और जब ऐसा इंडिविजुअल जब ये ऐसे स्टेटमेंट देता है तो सही में सवाल खड़े हो जाते हैं। अब यही बात होगी, मेरा कोई सहारा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को यही लग रहा है, और सारा क्यों, जब आपका इंटेंशन ही गलत था वॉर को क्रिएट करने का, जिसकी वजह से पूरी आज हर एक इंसान, हर एक लोग सफर कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी एलपीजी क्राइसिस जो है उसकी वजह से लोग सफर कर ही रहे हैं ना। पेट्रोल का तो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज थी वो बहुत अच्छी थी। 25 दिन का हमारे पास में पहले से ही पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन पड़े थे, देन 25 दिन का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व पड़ा था, उसकी वजह से शायद हमें पेट्रोल पे इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा। और हमारे पास में अलग अलग डेस्टिनेशंस भी हैं जहां से हम इंपोर्ट करा सकते हैं। बट एलपीजी क्राइसिस हम 87 to 90% गल्फ जो रीजन है उस पर डिपेंड करते हैं। अगर वो स्मूथली हो रहा होता तो आज ये नौबत आती ही नहीं, आज ये बात होती ही नहीं। तो हर कोई इफेक्ट हो रहा है। और सबसे खास बात आपको ये बताऊं, जब ये नेगोशिएशन चल भी रहे थे ना, ओमान जब मीडिएट कर रहा था और न्यूक्लियर वेपन पे बात की जा रही थी यूएस और ईरान के द्वारा, उस टाइम पे, अब रिसेंटली ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ-साफ ये कहा सीबीएस को इंटरव्यू देते टाइम कि जो हमारा 440 केजी का एनरिच यूरेनियम था ना, हमने उस टाइम पे ये कहा था कि हम इसको गिव अप कर देंगे, हम इसको आपको दे देंगे। और यहां तक कि ओमान ने भी साफ-साफ इसको कंफर्म किया था। जो ओमान के ऑफिशियल हैं, आपको ये याद होगा इनकी इमेज, मैं इनका वीडियो भी चला दूंगा आपको, जहां पे साफ-साफ ये कह रहे हैं कि हां, यहां तक बात हो चुकी थी कि ईरान ने एक्सेप्ट कर ली थी कि ऐसी डील जहां पे वो यूरेनियम स्टॉक पाइल्स को एनरिच करेंगे नहीं, तो यानी न्यूक्लियर वेपन का तो सवाल खड़ा ही नहीं होता। और जब आप बात करते हैं ना ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की स्ट्रेंथ की, उनकी मजबूती की, वो उन्होंने इसलिए कर रखी है कि उन्हें भी लगता है कि इजराइल एक बहुत बड़ा थ्रेट है उनके लिए, इसलिए उनकी जो रेडियस है वो 2000 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, मैं ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ईरान ने भी बार-बार धमकी दी है कि हम इजराइल के जो एग्जिस्टेंस हैं उनके खिलाफ हैं, हम इजराइल को कभी एग्जिस्ट ही नहीं करने देंगे एज अ स्टेट। तो ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला स्टेट भी आपके ऊपर रिटेलिएट करेगा, या फिर वो ऐसा मौका ढूंढेगा कि हम ईरान को कैसे खत्म कर दें, या फिर वहां पे ऐसी रिजीम आ जाए जो हमारे हिसाब से काम करे। लेकिन बात यही है, हो सकता था कि ईरान इजराइल एक प्लेटफॉर्म पे आके इन चीजों के बारे में डिस्कशन कर सकते थे, बट अगेन जब आप जानी दुश्मन ही बन रखे हो तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आता। लेकिन अमेरिका को इस वॉर में एंटर करने की क्या जरूरत थी, और वो साफ-साफ ये दर्शा ही रहा है। जिस तरीके से जोसेफ कैंड ने इसके बारे में बात करी, यहां तक जब इनसे सवाल पूछा गया कि अभी जो आपका 440 केजी ऑफ न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो कहां है, उसको कोई कंट्रोल करता है, तो उन्होंने कहा कि जो जून में 12 दिन की वॉर चली थी और जिस तरीके से यूएस और इजराइल ने एक साथ मिलकर हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया था, चाहे वो फोर्डो हो, इस्फाहान हो, नतांज हो, आज जो आप रबल देखते हैं, जो मलबा देखते हैं, या फिर जो भी आप डेब्री देखते हैं, उसके नीचे दब चुका है। अगर उसको निकालना है तो जो एक परफेक्टली और एक इंपॉर्टेंट बॉडी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की, उसकी मदद से ही हो सकता है, उसकी निगरानी में हो सकता है, अदरवाइज ये बहुत रिस्की हो सकता है। लेकिन क्या सिर्फ ये वॉर वहीं तक लिमिटेड है? क्या सिर्फ ये वॉर मिडिल ईस्ट तक ही लिमिटेड है? मिडिल ईस्ट में तो आप डैमेज देख ही रहे हैं। ये वॉर का इंपैक्ट डायरेक्टली मानो या इनडायरेक्टली मानो, जब ये वॉर शुरू भी हुई थी तब भी मैंने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप का ये इंटेंशन था कि अगर मान लीजिए पाकिस्तान अफगानिस्तान पर अटैक करता है इन द मंथ ऑफ रमजान, जो कि इस्लाम का होलीएस्ट मंथ है, तो अमेरिका के ऊपर कोई चैलेंज नहीं करेगा कि आपने क्यों इस टाइम पे अटैक कर दिया जो इस्लाम का होलीएस्ट मंथ चल रहा है। जब तक कि आपके गल्फ नेशन जो है वो तो आपको सपोर्ट करते हैं, वो तो आपके एलाइज हैं, आप बाद में भी कर सकते थे। तो मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं ये डिकॉय है, छलावा है, और अब पाकिस्तान इसके मजे ले रहा है। मजे कैसे ले रहा है? मतलब ऐसे मजे लिए जा रहे हैं। मतलब आपने जो काबुल के अंदर ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर है उसके ऊपर आपने एयर स्ट्राइक्स कर दी, 400 मासूम मारे गए। और पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान ये कहता है कि हमने तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन, मिलिट्री टारगेट्स को अटैक बनाया था। क्योंकि पाकिस्तान तो कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं पाकिस्तान पे बिल्कुल बिलीव नहीं करूंगा, नॉट बिकॉज इंडियन, बिकॉज वो प्रूफ ही नहीं देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी उन्होंने प्रूफ नहीं दिए, मांग मांग के थक गए प्रूफ साल और ओवर सोशल मीडिया एंड व्हाट नॉट। और ठीक है, मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मैं बहुत आप ये कह सकते हो इंटेंसिटी के साथ बात करता हूं और इमोशनल होकर बात करता हूं, बिकॉज दैट इज हाउ आई एम। मैं फंक्शन इसी तरीके से करता हूं, बिकॉज आई फील इट। मतलब आपको पेन फील करना पड़ेगा। लोगों को लग रहा है मिडिल ईस्ट को उड़ा दो, पूरा खत्म कर दो, वॉर कर दो। मैं बार बार कहता हूं आया हूं, वॉर बहुत फैंसी टर्म होगा। आपके परिवार में अगर किसी सोल्जर ने वीरगति प्राप्त करी होगी, आप उससे जाके पूछिएगा, ठीक है? आज एक वॉर जो मिडिल ईस्ट में चल रही है, टाइम नहीं लगेगा कि वो वॉर आपके नजदीक आ जाए और आप भी उसका शिकार बन जाए। बहुत अच्छा लगता है कि ईरान ने पाकिस्तान को हरा दिया और हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, अगर हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा आएगा, हमारे सोल्जर्स खड़े हैं। बट आपको ये लग रहा है कि नहीं नहीं वॉर इनिशिएट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बहुत आसान होता है इस कमरों में वीडियो बनाना, बहुत आसान होता है वीडियो को देखना, बहुत मुश्किल होता है जब रियल ग्राउंड पे आप जाके बैटल लड़ते हैं। जाके पूछिए उनसे, तब पता चलेगा आपको। उनकी फैमिली से पूछिए किस तरीके से वो गुजरते हैं, उनसे पूछिए, तब आपको पता चलेगा ना। ये चीज रियलाइज करवाना चाहता हूं। और क्या हो रहा है, मासूमों की जान जा रही है, मतलब लिटरली मासूमों की जान जा रही है, और पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और इसमें गेम क्या है? इसमें गेम यही है ना कि सऊदी अरेबिया जो अटैक हुआ, और पिछले नवंबर को जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, जिसे हम कहते हैं कि नेटो स्टाइल एग्रीमेंट, की अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदी अरेबिया खड़ा होगा, सऊदी अरेबिया पे अटैक होगा तो पाकिस्तान खड़ा होगा। सऊदी अरेबिया प्रेशर पे प्रेशर डाल रहा था पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने साफ साफ अटैक करके दिखा दिया कि भैया हम तो यहां फंसे पड़े हैं, हम तो अपनी फोर्सेस को भेज ही नहीं सकते, हमें तो यहां पे जरूरत है। दैट्स अ स्मार्ट गेम। लेकिन स्मार्ट गेम में पिल कौन रहा है? पिल रहे हैं इनोसेंट लोग, और फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो अगर आपको लग रहा है ना कि ये वॉर के डायनामिक्स और जियोपॉलिटिक्स, हाँ जियोपॉलिटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बहुत सारे डायनामिक्स जुड़े होते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ इंटरट्वाइंड होती हैं, ठीक है, आई गेट इट, बट इसके रेपरकशंस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होते हैं। मजाक नहीं है ये चीज।
लिटरली मजाक नहीं है, एटलीस्ट जब वॉर पे आ जाए। अब ठीक है, मैं भी क्या कर सकता हूं, मैं कंट्रोल कर सकता हूं, ना आप कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट मजे मत लीजिए। मतलब कमेंट सेक्शन में कई बार मैं देखता हूं दूसरों के वीडियोस में, अरे मारो मारो इनको, तो मारते रहो। क्या मारो यार, मतलब लिटरली किसी भी सिविलियन को मारो, फिर अटैक कर दो कहीं पे भी जाके, फोड़ दो बम, और कोई लॉजिक ही नहीं है। और फिर उसके बाद में ये भाई साहब तो मान ही नहीं रहे हैं, ये भाई साहब बोलते हैं कि नहीं मैं तो शॉक था, गल्फ कंट्रीज पे कैसे अटैक होता है। इवन रिपोर्टर ने अभी भी पूछा कि आपको सही में लगता है कि आपके मिलिट्री एक्सपर्ट्स इन्होंने इसके बारे में बात की? नो 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 नो, दे वर आल्सो नॉट अवेयर अबाउट इट। ऐसा नहीं यार, पागल हो क्या, मतलब बिल्कुल ही तुमको लगता है ऐसा? मतलब मुझे जैसे को पता है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे या पैटर्न्स को एनालाइज करोगे, मुझे जैसे को पता है, तो पता नहीं कितने बड़े जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में कितने बड़े धासु लोग बैठे होंगे, उनको नहीं पता होगा। लेकिन भाई साहब मानते नहीं ना, अपनी गलती मानेंगे नहीं, और इनका मुसीबत का पार कम ही नहीं हो रहा। और अब जो सोर्सेज हैं वो सोर्सेज साफ साफ ये कह रहे हैं कि ट्रंप को वार्निंग दी गई थी कि रिटेलिएशन आएगा। क्या हम पहले डिस्कशन नहीं कर रहे थे कि अगर यूएस और इजराइल ने अटैक कर दिया तो ईरान इस तरीके से बिहेव करेगा? बिल्कुल आया था कि उनके मिडिल ईस्ट बेसिस को टारगेट बनाया जाएगा। और अब जब अगर आप बोल रहे हो कि गल्फ स्टेट्स पे क्यों टारगेट और क्यों अटैक किया जा रहा है, उसके पीछे आप लॉजिक समझिए। उसके पीछे लॉजिक ये है कि ये रियलाइज करवाना चाहता है ईरान पूरे मिडिल ईस्ट को कि आप जो यूएस के दम पे खड़े हो रहे हो या यूएस आपको प्रोटेक्ट करने आएगा, कोई नहीं करने आएगा। देख लो ना कितने डिफेंस सिस्टम दे दिए, वो खत्म ही हो जाने टाइम के बाद में, जब तक आप खुद की अपनी पावर नहीं बढ़ाओगे, अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाओगे। और क्यों फिर इजराइल की तरफ मूव अवे कर दिया था यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने डिफेंस सिस्टम को? क्यों फिर बिट्रे किया? और ये किसने बोला? सऊदी ऑफिशियल ने बोला, मैंने वीडियो बनाया। तो इनको समझ में नहीं आ रही। लेकिन अब गल्फ स्टेट ये साफ साफ बहुत गुस्से में है, जिस तरीके से इनके ऑयल हब्स, पेट्रोल पंप्स, पोर्ट्स और सिटीज इनके ऊपर अटैक किया जा रहा है। गल्फ स्टेट साफ साफ ये कह रहे हैं अब तो हम ये चाहते हैं कि अमेरिका ईरान को पूरी तरीके से खत्म ही कर दे, जो आपने शुरू किया है उसको खत्म कर दो। उसके पीछे रीजन समझो आप। अगर ईरान अधमरा भी रह गया ना, तो होगा क्या? जो इनके प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हाउदीज, हमास, इनसे अटैक होंगे मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट फिर दोबारा इंस्टेबल बनेगा। जो इनके शिया मिलिशियाज हैं उनके द्वारा अटैक किए जाएंगे, राइट? तो अगर ईरान अधमरा रहा और उनको लगा कि गल्फ देखो किस तरीके से यूएस को सपोर्ट कर रहा था, तो फिर ये इनको छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो शिया मिलिशिया के फॉर्म में हो, प्रॉक्सीज के फॉर्म में हो। तो ये चाहते हैं कि ईरान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, ईरान के अंदर अब ऐसी सरकार आ जाए जो यूएस और इजराइल के इशारों पर नाचे, इस तरीके से बात हो। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वो होता है तभी है जब लोगों का रिवॉल्ट हो। क्यों? आप देखिए ना, अब पकड़ी तो चीज, यूएस बोलता है कि हमने देखिए आपके सुप्रीम लीडर को मार गिराया, अब लोगों के हाथ में पावर है कि आप सत्ता में रिवॉल्यूशन करें और फिर सत्ता चेंज करें। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि अब देखिए हमने इनके टॉप लीडर को मार दिया, जो ईरानी आईआरजीसी के टॉप लीडर थे उनको मार गिराया, अब लोगों के हाथ में है। बार बार क्यों कर रहे हैं आह्वान? इसीलिए तो कर रहे हैं कि जब तक ग्राउंड पे रिवॉल्ट नहीं होगा, जब तक ग्राउंड पे लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, जब तक सरकार या रिजीम आप चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल नेपाल देख लो, बांग्लादेश देख लो, कोई भी एग्जांपल देख लो, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, बिकॉज़ हिडन मीनिंग है ना। ये बात समझने में टाइम लग जाता है। बार बार वो क्यों कह रहे हैं, उनको कोई मजाक थोड़ी है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। और अब मैं चाहूं तो मैं हर एक वीडियो पे, हर एक 4-5 आर्टिकल पे एक वीडियो बना सकता हूं। थोड़ा लंबा वीडियो बनता है, काफी लोगों ने मुझे बोला भी है, लेकिन मैं हर एक वीडियो पे व्यू नहीं लाऊंगा जब तक अनटिल अनलेस वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो, जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन की बात की जाए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, चाहे 14 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, थोड़ा बहुत कम कर दूंगा कभी कभी जब ऐसी जरूरत होगी। बट हाँ, मुझे पता है कि आज के लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है। एंड व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माय हार्ट, दैट्स इट। और मैं अपनी जो रॉनेस है, वो जो नेचर है, वो मैं उसको चेंज नहीं कर सकता है। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा कोशिश कर सकता हूँ धीरे धीरे कट करने की, बट आई विल गिव यू होल एनालिसिस। और ठीक है, मैं 2 वीडियो डालूंगा, लेकिन बहुत अच्छे वीडियो डालूंगा, दैट्स इट। मेरा ये साफ साफ मानना है। कभी कभी मुझे लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो मैं बिल्कुल कवर करूंगा। अब जो ईयू की फॉरेन पॉलिसी चीफ कलास है, साफ साफ ये कह रही है यूएस और इजराइल को कि ये वॉर एंड कर दीजिए। एंड दूसरा शॉकिंग डेवलपमेंट ये है कि अब इजराइल ये कंफर्म कर रहा है, इवन प्राइम मिनिस्टर इजराइल के जो है वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे ईरान के जो सिक्योरिटी चीफ है अली लरजानी, उनको मार गिराया एक एयर स्ट्राइक के अंदर। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, ये अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स हैं। और जैसे ही अटैक होता है उसके बाद में जस्ट थोड़ी देर बाद में ही अली लरजानी का जो एक्स का पोस्ट है या जो एक्स का अकाउंट है, वहां पे एक पोस्ट डाली जाती है जहां पे ये कहा जाता है कि जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान नेवी के जो शहीद और बहादुर लोग थे, जो शहादत को प्राप्त हुए, जो वीरगति को प्राप्त हुए, हम उनकी फ्यूनरल सेरेमनी के ओकेजन पे ये कहना चाहते हैं कि उनकी यादें हमेशा से ईरानियन नेशन के जो दिलों में बसी रहेगी और यही वो जो नींव है वो आगे रखी जाएगी इस्लामिक आर्मी के लिए। लेकिन कहीं पे भी ये क्लैरिफाई नहीं किया कि लरजानी डेड है या अलाइव है, तो इसके बारे में मैं क्लेम नहीं करूंगा, इसलिए मैंने थंबनेल पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, बिकॉज मैं गलत न्यूज़ वैसे भी नहीं बताऊंगा। लेकिन जो इजराइल के एनवॉय है टू इंडिया, वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हम तो ईरान को तब तक मारते रहेंगे जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं हो जाती। हालांकि 1-2 दिन पहले इन्होंने एक चीज स्टेटमेंट ये कहा था कि अगर ईरान एक चीज मान ले और वो ये कह दे कि हम इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और जो हमारा स्टांस है कि हम इजराइल को एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं, हम इजराइल का एग्जिस्टेंस चाहते ही नहीं है, अगर वो चीज, वो पोजीशन अगर ये चेंज कर देते हैं तो हम यहाँ पे हॉल्ट ला सकते हैं। लेकिन ईरान मुझे नहीं लगता मानेगा। ईरान साफ साफ मना कर रहा है। मोस्तफा खमीनी तो ये कह चुके हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि यूएस और इजराइल को अगर घुटनों पे ना दिया ना, जब तक पीस नहीं आने वाला, इट इज नॉट राइट टाइम टू पीस। और काफी लोग ये कह रहे थे कि उनके एयर स्ट्राइक्स में कुछ मतलब उनको बहुत ज्यादा इंजर्ड हुए हैं और कहा जा रहा है कि रशिया भेज दिया गया है। हालांकि ईरानियन एम्बेसडर जो है रशिया के, वो साफ साफ ये मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको ट्रीट किया जा रहा हो रशिया के अंदर। लेकिन अभी तक ना तो उनकी कोई इमेज निकल के आई है, ना कोई वीडियो निकल के आया है। बट हाँ, ये कहा जा सकता है कि हाँ वो जिंदा है। अब वहीं पे आयर जैसी के स्पोक्सपर्सन है। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर देखो, उसका एक अलग हो रहा है, बिल्कुल ही अलग हो रहा है भाई। मैं मतलब उनके वीडियो देख रहा हूं ना कोई शिकन है, ना कोई टेंशन है। उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को नहीं पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, राइट। और आप जब ये बात करते हो ना कि वो डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन एलाइज को लाके गल्फ स्टेट्स को इस वॉर के अंदर क्यों इन्वॉल्व कराना चाहते हैं, जिससे यूएस और इजराइल बैकअप कर जाए और ये गल्फ स्टेट आपस में भिड़ते रहे, यूरोपियन नेशन फंसे रहे, हमारा काम हो गया।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए जब आपकी यूरोपियन नेशन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्पेन हो, सब ये कह रहे हैं हमारी वॉर ही नहीं है। आपने जब हमसे डिस्कशन करके वॉर शुरू नहीं करी तो हम क्यों वॉर का हिस्सा बने? और गल्फ स्टेट को पता है कि अगर हम वॉर में कूदे तो ये हमारी लंबी वॉर चली जाएगी और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गलत है। यूएस मार रहा है, ठीक है, यूएस से रिक्वेस्ट करते हैं यूएस मारे जाए मारे जाए मारे जाए, लेकिन बाकी गल्फ स्टेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो इस वॉर का हिस्सा बने तो पूरा मिडिल ईस्ट, मतलब आप मान लीजिए 50-60 साल, 100-200 साल पीछे चले जाएगा, और ये कोई भी नहीं चाहता इस टाइम पे। तो इन्होंने साफ साफ ये कहा कि ये जो ट्वीट्स देते रहते हो, जो वीडियो डालते रहते हो, उससे कुछ नहीं होता है। अपने ऑपरेशन का नाम तुम एपिक फियर रख लो इंस्टेड ऑफ एपिक फ्यूरी। और जिस प्लेस से तुम ये सब कुछ कर रहे हो ना, तुम्हारी हिम्मत भी नहीं है कि तुम हमें अप्रोच कर सको। इस तरीके की बातें की गई हैं। और जहां तक बेंजामिन नेतन्याहू की डेथ की बात है, तो वीडियो पे वीडियो वायरल हुए, कभी 6 फिंगर वाला, वो एक इल्यूजन छलावा था। फिर उसके अंदर कॉफी वाला वीडियो आया, जब उन्होंने सिविलियन से बात कर रहे थे, कॉफी पी रहे थे, तब बोला कि ये एआई जनरेटेड है। बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ही ऑफिस में जाके साफ साफ एक इमेज बाहर पोस्ट कर दिया कि नहीं नहीं मैं जिंदा हूं। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, ट्रंप समझेंगे नहीं। आप क्यूबा के लिए धमकी दे रहे हो, क्यूबा को तो ऑब्वियसली बात आप हथियार लोगे, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? आपको वेनेजुएला हथियाना था, हथियार लिया, क्योंकि आपको पता है कि उसके पास कुछ है ही नहीं। अगर दम है तो करके दिखा दो ईरान के ऊपर, नहीं हो रहा तुमसे। और अब तो धीरे धीरे तुम्हारे पर्दाफाश भी फाश हो रहे हैं। हाँ, आई डू बिलीव आई विल हैव द ऑनर ऑफ टेकिंग क्यूबा, जर्नलिस्ट टेकिंग क्यूबा। हाँ, ट्रंप किसी ना फॉर्म में तो मैं ले लूंगा, वेदर आई फ्री इट और टेक इट एंड ऑल, आई कैन डू एनीथिंग आई वांट विद इट। इफ यू कैन डू एनीथिंग यू वांट इट, आई चैलेंज यू, गो एंड टेक ईरान, गो एंड चेंज द रिजीम इन ईरान। ठीक है, आपको अगर इतना ही लगता है तो आप जाइए, क्योंकि कई बार बात क्या है ना कि आई डोंट लाइक बुलीज। आपने कैप्टन अमेरिका मूवी देखी होगी, आई सीरियसली डोंट लाइक बुलीज। ठीक है, बाकी इजराइल ईरान की क्या वॉर है, उनका जो अपने आपस में है दैट इज फाइन, बट ये जो इंसान है ना, आई डोंट लाइक बुलीज। किसी को भी कभी भी उठा लिया, हथियार लिया, कुछ भी कर लिया, इंटरनेशनल रूल ऑर्डर, डेमोक्रेसी के नाम पे ये पागल बनाते हैं सबको कि डेमोक्रेसी 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 के नाम पे तुमने जो अथॉरिटेरियन थे, जो राजा थे, उनको तुमने सपोर्ट क्यों किया? तुम्हें कोई मतलब नहीं। 1953 में तुमने क्यों ईरान के अंदर coup किया जब डेमोक्रेसी थी? क्योंकि तुम्हारे इंटरेस्ट फुलफिल नहीं हो पा रहे थे, राइट? तो ये सारी चीज समझनी पड़ेगी। और एक बात और बता दूं, अभी एक चीज बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट है वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई इसमें मीडिएट कर सकता है वॉर के अंदर तो इंडिया कर सकता है। इवन यूए के ऑफिशियल ने कहा था कि इंडिया एक बार फोन घुमाए इजराइल ईरान को तो ये हो सकता है। लिटरली वॉर के अंदर मत एंटर करना इंडिया, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप ऐसा कर सकते हैं ना, तो लिटरली जो लोग काफी बार आपको ये बोलते हैं कि आप विश्व गुरु हो, आप क्या पीस की बात करते हो, अगर आप प्लीज कर सकते हैं, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं ये वॉर रुकवा दीजिए। अगर आपके हाथ में है तो प्लीज रुकवा दीजिए, और जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करना। क्योंकि जब आप पीस की बात करते हो रशिया यूक्रेन वॉर में, तो अगर पीस आपके हाथ में है तो प्लीज डू दैट, बिकॉज वो कंट्री सुपर पावर बनेगी जिस कंट्री का इन्फ्लुएंस होगा। गेट इट, जिस कंट्री का इन्फ्लुएंस होगा वॉर को रुकवाने में, जिस कंट्री की बात मानी जाएगी, वही एट द एंड सुपर पावर बनेगी। इकोनॉमिक, आर्थिक ताकत, सैन्य ताकत हो सकता है आने वाले 5-10 सालों में हम कर लें, 20 सालों में हम कर लें, लेकिन अगर हमारा डोमिनेंस नहीं है, डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ अगर हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, लोगों को मना नहीं पाते, परसुएड नहीं कर पाते, तो आप भूल जाइए कि आप सुपर पावर बनेंगे। दैट इज व्हाट आई वांट। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी, फॉर लविंग मी, फॉर गिविंग मी व्हाटएवर यू हैव, एंड आई विल ऑलवेज गिव यू व्हाट यू डिजर्व। सो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट, दैट इज योर टाइम। Always remember one thing, live in such a way, इस तरीके से जीना कि यूनिवर्स विल बी प्राउड ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।